कोई फैसल रहमान साहब को, कोई पवन जायसवाल जी को वोट करता था, क्योंकि कोई तीसरा विकल्प यहाँ खड़ा नहीं होता था। तो लोगों में सवाल आ रहा है कि ये बीजेपी और आरजेडी का गढ़ है, ऐसे में एमआईएम से कुछ फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। चलिए, अगर फर्क नहीं, का बेटा भी कभी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, पीडब्ल्यूडी और बड़ा बड़ा जो विभाग जिससे आप सड़कें बना सकते हैं, दोनों पार्टियों को, भाजपा के प्रधानमंत्री जी को बुला लें और नीचे के सीएम और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जी हैं उनको बुला करके दिखा लीजिए, और जो भीड़ इकट्ठा ओवैसी साहब के लिए हुई थी, उतना भीड़ अगर इकट्ठा आपने कर लिया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरा खर्चा हम लोग उठाने के लिए तैयार है। इस गर्मी में इतनी भीड़ अगर इकट्ठा आप कर लीजिएगा, अब विरोधी कहेंगे ओवैसी साहब को देखने आए थे। अरे भाई, किसी आज राजपूतों की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमान भाइयों की कोई पार्टी नहीं है, बाकी हर जाति की पार्टी है। तो ढाका विधानसभा में है, और आपको बता दें कि आज ढाका में सेवा कार्यालय का जो है भव्य रूप से उद्घाटन हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है सभी एमआईएम के कार्यकर्ता इस उद्घाटन में पहुंचे हुए थे। ये कार्यालय का नाम, ये पार्टी कार्यालय नहीं, सेवा कार्यालय, एआईएमआईएम सेवा कार्यालय, नाम ही बताता है इसका काम कि हम लोग सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और उनसे चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जब वोट में 6 महीना बाकी है, उस समय अगर हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनकी कठिन परिस्थितियों में जो है उनकी मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में चुनाव के समय वोट हमारे लिए मांगेंगे। हमें उनसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और ढाका में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का काम हम लोग करेंगे। कुछ लोग विपक्ष की भूमिका ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं, और आज दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ताकत कैसे जनता के हाथ में सौंपना है, ये हम लोग का लक्ष्य है। आरटीआई हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोक शिकायत हो, या जो सरकारी महकमा है तो ईमानदारी से काम अगर नहीं कर रहा है, उसको लेकर के हम ताकत अपने जनता के हाथों में देंगे। सीताराम बाबू, मोतीउर रहमान साहब, रघुनाथ झा जी, जो पुराने नेता थे, जो जिनके कार्यकर्ता आज भी कहते हैं कि नेता हो तो वैसा हो, मोतीउर रहमान साहब जैसा हो, सीताराम बाबू जैसा हो, रघुनाथ झा जी जैसा हो, तो अब आज के नेता कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं। आज नेता जो है सवाल अफसरों से नहीं कर पाते, सर सर करके संबोधित करते हैं और जी करा दिया जाएगा, देख लिया जाएगा, ऐसे नहीं। एक टाइम था जब मोतीउर रहमान साहब, सीताराम बाबू, रघुनाथ झा जी लोग थे तो आदेश दिया करते थे, और जनता का ताकत जनता के हाथ में था, वो सवाल करता था डंके की चोट पे। आज जो है धमकी दे दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको किसी झूठे केस में फंसा देंगे। तो कहीं जनता कहीं ना कहीं डर गई है। तो ऐसे जनता जो है खास करके अपना भविष्य जो राजनीति में देखना चाहती है, चाहे वो मुखिया के रूप में हो, प्रमुख के रूप में हो, समिति के रूप में हो, वार्ड के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, एक सकारात्मक पॉलिटिक्स का एक उदाहरण हम लोग न केवल ढाका, पूरे बिहार को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप लोगों की सेवा करके संगठन को मजबूत कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, और चुनाव जब आए तो अपने आप को नेता के रूप में स्थापित भी कर सकते हैं। ये उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। सेवा कार्यालय का एक ही मकसद है, अनुमंडल कार्यालय के सामने खोलने का काम ही यही था। आधा काम जो आधी परेशानी अनुमंडल में लोगों को मिलती है, उस परेशानी को लेकर के हम लोग उनकी सेवा करेंगे। पहला मुद्दा हम लोगों ने आज कार्यालय खुलने के शुभ अवसर पर उठाया है। आज मातृ दिवस भी है। अपने तमाम माताओं को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो जमीन जिन्होंने दिया है भारत माला के लिए, उनका पेमेंट सही से नहीं किया जा रहा। 2% कमीशन भू अर्जन कार्यालय उनसे वसूल रहा है। एक ही रकबा का जमीन जिसका आधे का पेमेंट हो गया, आधे का पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे ये लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? पूरा कागज होने के बावजूद जब जो आदमी 2% कमीशन नहीं दे रहा है, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, भुगतान नहीं दिया जा रहा है, उसी का जमीन है, उसको पैसा लेने के लिए घूस देना पड़ रहा है। एक यात्रा निकालेंगे और ऐसे तमाम लोग जो इससे प्रताड़ित हैं उनको एकत्रित करेंगे, एक आंदोलन का रूप करेंगे, और आने वाले 45 दिन के अंदर हर एक जमीनदाताओं का जो है भुगतान करवाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। काफी आपका जो कार्यालय है, कार्यालय के बगल में रेफरल अस्पताल है, बगल में ब्लॉक है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्या अनगिनत रहता है। ब्लॉक में घूस का मामला देखने के लिए मिलता है, और रेफरल अस्पताल में सही से लोगों का इलाज नहीं होता है। आपका ही बगल में कार्यालय है, अगर उस तरह का समस्या आपके पास लोग शिकायत लेकर आएंगे तो आप क्या रहेगा? देखिए, हम लोग विधायक तो नहीं है, लेकिन इतनी ताकत रखते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाता है। मेरा एक बयान था जो मैंने मंच से बोला, उसको लगभग 1 करोड़ लोगों ने देखा है। अब 1 करोड़ से भी वो आंकड़ा बढ़ रहा है। कई ऐसे वीडियोस हैं आप लोग के चैनल पे भी है जो लाखों लोग देखते हैं। तो ये एक ताकत है, और खास करके एआईएमआईएम जो डिजिटल ताकत हम लोग के पास है। किसी छोटे मुद्दे को, किसी गरीब के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई दबंग उसको डरा धमका दे रहा है, तो स्वाभाविक है इस मुद्दे को अगर हम लोग पटना और देश लेवल तक अगर लेके जाएंगे तो सरकार को उस पर चिंतन करना पड़ेगा। कोई अगर अफसर घूस मांग रहा है, उसका वीडियो अगर मिल जाता है या कुछ बात करते हुए रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो निश्चित रूप से उस मुद्दे को जब ऊपर उठाएंगे तो उस अफसर को सस्पेंड होना पड़ेगा। और इस कार्यालय के माध्यम से हम लोगों ने कुछ हिडन कैमराज जो कलम में लगा हुआ है और बटन में लगा हुआ है, ऐसे कई कैमराज को भी मंगाया है। और जो भी ऐसा है जिससे घूस मांगा जाता है, वो आकर के कैमरा की उपलब्धता यहाँ से चेक कर सकता है और रिकॉर्डिंग जा करके करके लाए, उस अफसर को सस्पेंड करवाएंगे। अब ये 6 महीना जो है, एक एक अफसर को जो है आज मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ
कि अगर आप चाहते हैं कि नौकरी आपकी बची रहे, आप किसी गलत काम को करके सस्पेंड ना हो, तो आप ईमानदार हो जाइए। क्योंकि अब एक विपक्ष जो है ढाका विधानसभा में खड़ा हो गया है। राणा रंजीत सिंह के रूप में एक पढ़ा लिखा आदमी है। हम लोग जा करके आपके ऊपर पथराव नहीं करेंगे, हम लोग आगजनी नहीं करेंगे, कलम की ताकत को पहचानते हैं, अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेते हैं और कैसे अपनी ताकत, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये हम लोग बेशक जानते हैं। अगर उसकी भी नौबत आएगी तो वो भी लोकतांत्रिक अंदाज में आपका विरोध करेंगे। और जो ताकत हम लोग के पास है, डिजिटल ताकत, और जो सहयोग हमें मिलता है गल्फ कंट्री से, और हमारे जो कार्यकर्ता जो मुंबई में और बाहर जगह रहते हैं, वो भी उन्होंने आश्वस्त किया कि भैया ये लोग कहते हैं कि आपके पास संगठन नहीं है, संगठन को इतना मजबूत कर दीजिए, एक एक बूथ से लेकर के, पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के एक एक कमेटी का गठन हो जाए। अगर आपको आर्थिक रूप से जो मदद चाहिए उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं। जिस तरीके से ढाका विधानसभा में कैंडिडेट का घोषणा किए हैं, तो लोगों में सवाल आ रहा है कि ये बीजेपी और आरजेडी का गढ़ है, ऐसे में एमआईएम से कुछ फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। चलिए, अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है तो बेचैन क्यों है, और हम लोग की क्षमता ही नहीं है तो परेशान क्यों है। तो मैंने कहा ना, विपक्ष की भूमिका को दिखाएंगे और उसके बाद जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता कैसे काम करती है वो भी सिखाएंगे। और जो लोग परेशान हैं या एक्टिंग कर रहे हैं कि हम परेशान नहीं हैं, तो वक्त उनको जवाब दे देगा। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस रैली में, मैं चैलेंज करता हूं दोनों पार्टियों को, भाजपा के प्रधानमंत्री जी को बुला लें और नीचे के सीएम और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जी हैं उनको बुला करके दिखा लीजिए। और जो भीड़ इकट्ठा ओवैसी साहब के लिए हुई थी, उतना भीड़ अगर इकट्ठा आपने कर लिया तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरा खर्चा हम लोग उठाने के लिए तैयार है। इस गर्मी में इतनी भीड़ अगर इकट्ठा आप कर लीजिएगा। अब विरोधी कहेंगे ओवैसी साहब को देखने आए थे। अरे भाई, किसी भी चीज़ की जो है शुरुआत ऐसे ही होती है, कोई देखता है, सुनता है, उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसका वोटर बनता है, उसका समर्थक बनता है। इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। राणा रंजीत सिंह 20 दिन पहले आए थे, इसलिए लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, लेकिन अभी 25 हफ्ता बाकी है चुनाव में, और हम लोगों ने संकल्प लिया कि डोर टू डोर जाएंगे। लोगों की बिजली बिल की समस्या हो, लोगों का पेमेंट जो भुगतान नहीं हो रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में उसकी समस्या हो, या कोई पदाधिकारी उनसे घूस मांगता हो प्रधानमंत्री आवास योजना के टैगिंग के लिए, या जो भी नल जल की व्यवस्था है, सारी चीज़ों का, अनाज जो है, मैं चैलेंज करता हूं कि क्यों एक आदमी कह दे कि 5 किलो अनाज उसको मिलता है। काहे नहीं हमारे विपक्ष के जो हमारे पूर्व विधायक एक शब्द बोलते हैं, हमारे वर्तमान विधायक तो नहीं बोलते हैं। तो भाई यहाँ विपक्ष नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए राणा रंजीत सिंह खड़ा हो गया है और एक एक चीज़ को और ताकत जनता के हाथों में देना है। जैसे मोतियूर रहमान साहब, सीताराम बाबू के ज़माने में हुआ करता था, एक एक ताकत मजबूरी में कोई फैसल रहमान साहब को, कोई पवन जायसवाल जी को वोट करता था, क्योंकि कोई तीसरा विकल्प यहाँ खड़ा नहीं होता था। एक पढ़ा लिखा, एक मजबूत विकल्प एआईएमआईएम के रूप में राणा रंजीत सिंह खड़ा है, और एक एक मुसलमान, एक एक दलित, एक एक फॉरवर्ड समाज का व्यक्ति एक मत बना करके कह रहा है कि भाई इस बार बदलाव हम लोग करेंगे। सबको देखा है, एक बार इस लड़के को भी परखेंगे। क्या आपका लड़ाई किनसे हो सकती है? हमारी लड़ाई जनता की समस्याओं से, कैसे जनता को हम लोग बेहतर से बेहतर जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हम लोग दे सके। हमारी लड़ाई किसी से क्यों होगी? पवन जायसवाल जी से भी हमारे उतने ही मधुर संबंध रहे हैं। फैसल रहमान साहब तो हमारे भाई की तरह हैं, उनके पिताजी हमारे गार्जियन चाचा की तरह हैं। सीताराम बाबू और उनकी दोस्ती लोगों ने देखा है। तो मैंने यही कहा है कि मोतियूर रहमान साहब के बेटे को मौका दिया है, इस बार मोतियूर रहमान साहब के भतीजा राणा रंजीत सिंह को मौका दिया जाए। उसी दिन जो हुजूम आपने देखा है, मैं तभी तो चैलेंज कर रहा हूँ। अब एआईएमआईएम का कार्यकर्ता जो है, एक एक व्यक्ति, अब केवल मुसलमान ही नहीं, दलित तो थे ही हम लोग के साथ, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुद्दे पे ओवैसी साहब ने अपनी बात को रखा है, प्रतिक्रिया को रखा है। एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति जो कट्टर आरएसएस का आदमी था, जो हमारा बहुत बड़ा विरोधी था, जो हमको बोलता था कि हम कम्युनल पार्टी है, वो भी हमारी तारीफ कर रहा है। तो ये बदलाव हुआ है। मेरे समाज के लोग जो कहते थे कि तुम गलत पार्टी में हो, क्यों यहाँ अपना समय को बर्बाद कर रहे हो, इतना संघर्षशील व्यक्ति हो, बढ़िया बोलते हो, अच्छे नेता हो, इस पार्टी में अपना समय बर्बाद मत करो। और वो मेरे गार्जियन, मेरे समाज के गार्जियन कह रहे कि बिल्कुल सही डिसीजन है, बहुत अलग तुमने सोचा लेकिन बिल्कुल सही सोचा। और जो एक समीकरण दिख रहा है जिसमें खास करके सब समाज को लेते हुए हम लोग मुस्लिम समाज, दलित समाज और राजपूत समाज को लेकर के हम लोग एक सपना देखना चाहते हैं कि राजपूत का बेटा भी कभी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, पीडब्ल्यूडी और बड़ा बड़ा जो विभाग जिससे आप सड़कें बना सकते हैं, अपने लोगों को मदद कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे पदों पे हम लोग जाएं जिस मंत्रालय का जो है अच्छा बजट होता हो। लॉलीपॉप केवल राजपूतों को दिया जाता है, मुसलमानों को दिया जाता है। आज अगर सबसे प्रताड़ित कोई ये है तो खास करके दो समाज, आज राजपूतों की कोई पार्टी नहीं है, मुसलमान भाइयों की कोई पार्टी नहीं है, बाकी हर जाति की पार्टी है। तो एक नया समीकरण जिसमें हम लोग दलित भाइयों को लेकर के चलने का काम, चूंकि राजपूत समाज जो है राजा का पुत्र कहा जाता है, वो जहाँ भी रहता है अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी गरीब को बसाने का काम करता है, मदद करने का काम करता है, ये हमारे स्वभाव में। तो एक नया समीकरण जिसमें सभी समाज को साथ लेते हुए, खास करके दलित समाज, मुस्लिम समाज और राजपूत समाज को लेकर के एक संगठन और एक समीकरण को बनाने हम लोग जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ये कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और ढाका विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, क्या ये कार्यालय मतलब 24 घंटा सेवा करेंगे? देखिए, ये कार्यालय में मोबाइल नंबर हम लोगों ने लिख दिया है। निश्चित रूप से जो कार्यालय का समय, अनुमंडल का समय होता है,
उसी समय के आधार पे हम लोग चलेंगे। जो कार्यालय खुलता है सरकारी कार्यालय, उस समय हमारा कार्यालय भी खुल जाएगा और शाम को 5-6 बजे तक रहेगा। लेकिन कोई इस तरह की बात अगर होती है, मौका इमरजेंसी होता है, तो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपने देखा होगा चुनाव के समय मेरे कार्यकर्ताओं को किसी ने परेशान किया था, 2 बजे रात को 50 गाड़ी से हम लोग, सैकड़ों लोग जाकर के घोड़ासान में जाकर के हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया था। थाना को उसके घर पे बुलाया था और केस दर्ज कराया था। तो एक कार्यकर्ता अगर मजबूत कार्यकर्ता अगर बनाना है तो एक कार्यकर्ता को इतना सम्मान दीजिए, उस कार्यकर्ता के सुख दुख में इतने खड़े रहिए कि लोग देख करके प्रभावित होते हैं कि इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और जैसा मैं अपने हर संबोधन में कहता हूं कि इस पार्टी की खूबसूरती है कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और एक दीवाना जो है बाकी पार्टी के 100 कार्यकर्ता पे भारी रहता है। तो MIM का एक दीवाना जो है बाकी पार्टियों के 100 कार्यकर्ता पे भारी था और भारी रहेगा।